हेलो दोस्तों, मैं हूं अथर और पॉडकास्ट विद अथर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं शिवबरन सिंह जी, जो कि भीम आर्मी के जिला संरक्षक और कई जिलों के प्रभारी हैं। आपने शुरुआती पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट की? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मैं एडवोकेट शिवबरन सिंह की तरफ से जय भीम, सभी को नीला सलाम, जय भारत, जय संविधान। शुरुआती पढ़ाई तो हमारे गांव के बगल में गांव था विकास नगर बायल में, वहाँ हुई और फिर हमारा पोस्ट लगता है सुंधिया में हूँ। इंटर हाई स्कूल में GIC बाराबंकी से और ग्रेजुएशन लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। मतलब कि आपका जो घर है बाराबंकी से ज़्यादा दूर नहीं? बाराबंकी से तकरीबन 35 किलोमीटर। तो मतलब आप यहाँ पे किराए पे रहते थे या आपका घर है? हाँ, 2000 से और 2015 तक जी। मैं यहाँ पर किराए पर रहा। जी। 15 में मैंने खुद का घर बनाया। आपकी कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से हुई? कॉलेज की पढ़ाई मैंने इंटर और हाई स्कूल GIC से बाराबंकी से जी। और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक है। LLB मैंने अवध विश्वविद्यालय से की। आप एक साधारण घर से ताल्लुक रखते थे या चांदी का चम्मच जो है वो लेके पैदा हुए थे? चांदी का चम्मच और साधारण घर पे मैं बता दूं कि जब मैं हाई स्कूल और इंटर की पढ़ाई कर रहा था तो आप बाराबंकी के रहने वाले हैं। बाराबंकी में एक विद्यालय है सेंट्रल एकेडमी, जी जानते हो। जब उसका निर्माण हो रहा था तो मैंने उसमें काम किया है निर्माण में। जी। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि चांदी का चम्मच था मेरे पास या क्या था। जो बच्चा अपनी फीस भरने के लिए, वो भी सरकारी स्कूल की फीस, जी, उसको भरने के लिए कहीं मजदूरी कर रहा हो, किसी विद्यालय में या किसी का घर बन रहा हो, वहां पर लेबरी कर रहा हो, जी, कितना सक्षम रहा होगा उसका घर। और जो कि सरकारी स्कूल की फीस बहुत ज़्यादा कम होती है। बहुत कम होती है, लेकिन बस ये है कि कमरे का किराया, गैस, सब्जी और कोचिंग भी मैं करता था, जी, तो उसकी फीस भरने के लिए मैंने ये काम किए हैं। ठीक है। आपको पॉलिटिक्स में आपके घर से कोई था नहीं पहले से? बिल्कुल। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे भीम आर्मी में जाना चाहिए? किसी पार्ट में आप कभी BSP में पहले गए होंगे या ऐसा कुछ? नहीं, मैं BSP और किसी पार्टी में नहीं रहा, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था। उस बार मैंने पेपर दिया था 2014 में UPP का, जिसमें नाम आया था। और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत काम करने लगा। मेरे भाई काम करते हैं LIC हाउसिंग का। जी। उसी में मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप पर कहीं देखा कि भीम आर्मी नाम का संगठन है, कुछ सामंतियों से लड़ाई झगड़ा हुआ है। किस सन की बात कर रहे हैं आप? ये 16 की बात कर रहा हूँ। जी। तो जंतर मंतर पर बुलावा आया था कि जितने लोग बहुजन समाज के लोग हैं वो इकट्ठा हों। जी। तो जिनका जमीर जिंदा था, जो अपने समाज का दर्द समझते थे, वो लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। उनमें से एक मैं भी था। जी। हम लोग बहुत सारे लोग थे। हमारे डॉक्टर पवन जी हैं, आनंद प्रकाश एडवोकेट जी हैं, 5-7 लोग थे। अपनी गाड़ी से हम दिल्ली गए थे जंतर मंतर पर। वहीं चंद्रशेखर भाई से मुलाकात हुई। पहली बार आपकी मुलाकात कब हुई? पहली बार मुलाकात हमारी 23 मई 2016 को हुई। 2016 में? आई थिंक 2017 में। जी। 23 मई को। वो मैं फोटो देख बता सकता हूँ, मोबाइल पे है। पहली मुलाकात मेरी तब हुई थी और मैं तभी से भीम आर्मी में जुड़ गया था और आज तक जुड़ा हूँ और तामुल जुड़ा रहूंगा। ठीक है। देखिए, आजाद समाज पार्टी हो या भीम आर्मी हो, जी, इस सबसे पहले जो बहुजन समाज के लिए पार्टी आई उत्तर प्रदेश में, जी, वो बहुजन समाज पार्टी थी। आपने बहुजन समाज पार्टी को ना ज्वाइन करके भीम आर्मी क्यों ज्वाइन की? नहीं, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले और एक पार्टी आई थी, जी, RPI, जी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जी, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाई थी। जी, जी। मनोहर कांशीराम साहब ने उस पर काम किया, उनमें उस पार्टी में कि शायद इस पार्टी को बढ़ाया जाए, हमारे महापुरुषों की बनाई हुई पार्टी है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तब उन्होंने अपना एक दल बनाया। जी। अभी हम लोग जब युवा हैं, इनकी सोच और इनका विजन अलग है, हम लोगों ने सोचा कि कुछ समाज का काम किया जाए। तो वही स्थिति मुझे, हम लोगों को भी दिखी, चंद्रशेखर भाई को दिखी कि पुरानी पार्टी में एक तो जगह नहीं मिल रही है और वो मिशन से भटक चुकी है। जी। तो हम लोगों को एक नए दल का गठन करना पड़ा, जो 15 मार्च 2020 को हुआ और उसका रिजल्ट आपके सामने है। क्योंकि लोग ज़्यादातर बोलते रहते हैं कि
बीएसपी के जो कार्यकर्ता हैं जी अभी एक दो दिन पहले मैंने वीडियोस भी देखी कि वो बड़े बड़े नेता जो हैं आज़ाद समाज पार्टी में जा रहे हैं जी कार्यकर्ता उनके बहुजन समाज पार्टी से हट के आज़ाद समाज पार्टी में आ रहे हैं जी। इसका क्या रीजन हो सकता अब वो लोग ताकत को देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि समाज का नेतृत्व आगे कौन करेगा, है जी कौन समाज की आवाज को उठा रहा है, समाज के हक अधिकार के लिए कौन लड़ रहा है, चाहे सड़कों पर हो चाहे संसद में हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारे रहबर हैं, जिन्होंने इस बहुजन समाज को राजनीति करना सिखाया, जी मानवर कांसीराम साहब, उन्होंने कहा था कि अगर आपकी ताकत संसद में ना हो तो आपकी ताकत सड़कों पर नजर आनी चाहिए। बिल्कुल और आज के वक्त वर्तमान समय में बहुजन समाज के हक अधिकार हुकूक के लिए, बराबरी के लिए जी लड़ने वाला अगर कोई है वो तो वो भीम आर्मी संगठन है, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता। ठीक है। देखिए लोग कहते हैं कि जो आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं या भीम आर्मी जो सेना है जी इनके लोग जब बहुजन समाज के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है जी। तभी जाके खड़े होते हैं। क्या जब किसी यादव समाज या वर्मा कास्ट के लोगों पे कोई प्रॉब्लम आती है तभी आप लोग खड़े होते हैं, पूरी हेल्प करते हैं, या फिर सिर्फ बहुजन समाज के नेता हैं आप लोग? देखिए एक नैरेटिव फैलाया जाता है कि ये केवल बहुजनों या दलितों की राजनीति करते हैं, हम सर्व समाज की राजनीति करते हैं, हम बराबरी की बात करते हैं। जी अगर भीम आर्मी, हम अगर अपने जनपद की बात कर लें, जी भीम आर्मी भारत एकता मिशन कहीं भी गरीब सताया जाए, जी। मजलूम सताया जाए, दबाया जाए, उसकी आवाज उठाते अभी हैं। जो 15 तारीख को मायावती जी ने भी रैली की, जी चंद्रशेखर रावत जी ने भी रैली की बाराबंकी में, जी। इससे आपको क्या लॉस हुआ? इससे कोई विशेष हमारा लॉस नहीं हुआ, क्योंकि जो इस मिशन मूवमेंट को समझते हैं, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा को समझते हैं, जी जो बहुजन समाज के दर्द को समझते हैं, जी बहुजन समाज की तकलीफों को समझते हैं, वो हमारे साथ हैं। और वो आपको 15 मार्च को दिखा, जी बिल्कुल देखिए 15 मार्च को दिखा कि आप अगर ये समाज हमारे साथ है तभी इतनी भीड़ हो पाई। जी बहुजन समाज पार्टी इतनी पुरानी पार्टी है, मजबूत पार्टी है, इनके पास संसाधन है, व्यवस्थाएं हैं, फिर भी इतने लोग एकत्रित नहीं हो पाए, इतने हम लोगों ने यहाँ पर हम ताकत हमारी दिखी। और इसका रिजल्ट आपको देखने को मिला कि बहन जी को भी आना था लखनऊ, भीड़ ना होने की वजह से वो भी नहीं आई। जी तो बहुजन समाज ने मन बना लिया है कि जो हमारे हक अधिकार की बात करता है, जो हमारे लिए लड़ता है, जो हमारी भावनाओं का सम्मान करता है, जो अम्बेडकरवादी मिशन को आगे बढ़ाने का काम करता है, हम उसके साथ हैं और हमारा कारवा लगातार बढ़ रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। अगर किसी को आपकी जो भीम आर्मी है ज्वाइन करनी हो, जी वो कैसे कर सकता है? जैसे आज का युवा है वो ज्वाइन करना चाह रहा है, जी। वो कैसे ज्वाइन करे? अब भीम आर्मी जो ज्वाइन करना चाहता है उसका हमारे परिवार में स्वागत है। जी और अगर हम तक पहुंच पा रहा है वो, तो हमसे मिलकर हम उसको जिम्मेदारी देंगे उसके क्षेत्र की, जी किस लेवल पर वो काम कर सकता है उस लेवल का काम देंगे। अगर हम तक नहीं पहुंच पा रहा तो आप फेसबुक के माध्यम से या सीधे गूगल पे आप सर्च कर लीजिए भीम आर्मी बाराबंकी, आपको हमारा नंबर, हमारे साथियों का नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को और वो भी नहीं करना आता है तो मेरा नंबर है 94-155-97,000, जी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में हम अपनी टीम भेजकर आपको जोड़ने का काम करेंगे। आपके लायक जिस स्तर तक आप काम करना चाहते हैं, ग्राम सभा स्तर तक, विधानसभा स्तर तक, जिले स्तर तक, उस स्तर पर आपको हम काम देंगे। जैसे आप काम करिए। अगर आपका कोई कार्यकर्ता है उसको कोई प्रॉब्लम होती है, जी। जैसे कि भीम आर्मी से वो है, जी दूसरी पार्टी के लोग उसे परेशान करते हैं, तो आप उसकी कैसे हेल्प करेंगे? देखिए, हमने आपको शुरुआत में बताया कि सबर समाज के लोगों की मदद की हमने, ओबीसी समाज के लोगों की मदद की, जिनको हम जानते नहीं थे, जी पता नहीं वो लोग कैसे हमारा नंबर पाए। ओके छोटी बहन है वो जो जलाई गई थी, उसकी बड़ी बहन ने हम लोगों को फोन किया, भैया हमको मदद चाहिए। हमको ये भी नहीं पता उसका नंबर हमारा कहाँ से मिला, हम उसको ना कभी जानते हैं, ना हमारे समाज की है, ना हमारे कोई रिश्ता है, लेकिन हम लोग पहुंचे उस मदद करने के लिए। सोचिए जब हमारे कार्यकर्ता के ऊपर अगर कोई आँच आई जी तो भीम आर्मी किस हद तक जा सकती है। जी जिसको हम जानते नहीं थे उसकी मदद करने हम लोग रात में पहुंच गए, 12 बजे रात में। तो अगर हमारे कार्यकर्ता के ऊपर किसी ने उंगली उठाने की कोशिश की तो ये समझ लीजिए भीम आर्मी के लोग उंगली काटना भी जानते हैं। ये सर संविधान के तहत संविधान में लिखा है कि इंडिया में छुआछूत करना एक अपराध है जी लेकिन आज के इस टाइम भी जबकि जनरेशन बहुत आगे जा रही है
लोग बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन तब भी यहाँ छुआछूत है। आपको क्या लगता है कब तक खत्म हो जाएगा या क्या चीज़ है इस? देखिए, भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 कहता है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए। लेकिन आज भी इस देश में हर गांव में कदम कदम पे छुआछूत हो रही है, भेदभाव हो रहा है जी। उसका प्रमुख कारण तो ये है कि जब भारतीय संविधान बना था तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि ये संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो जी, इसको लागू करने वाले लोगों की नीयत अगर अच्छी नहीं होगी तो ये संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। वर्तमान स्थिति में इस देश में यही स्थिति है। संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान है, लेकिन जो संविधान को लागू करने वाले लोग हैं इनकी नीयत अच्छी नहीं, जो इनका पालन करने वाले, जो इनका पालन करवाने वाले लोग हैं। हाँ। करने वाले लोग हम लोग ही हैं जी। तो अगर छुआछूत या संविधान पूरी तरह से लागू करना है, छुआछूत खत्म करना है, तो सबसे पहली बात इस देश की सर्वोच्च कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जब तक अम्बेडकरवादी व्यक्ति नहीं बैठेगा, जब तक इस संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं कराएगा, तब तक खत्म नहीं होगा। दूसरा, स्थानीय या नीचे स्तर की बात मैं बता दूं कि जब तक हमारा समाज शिक्षा में और आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होगा, तब तक हमारे समाज से छुआछूत भेदभाव नहीं हटेगा। छुआछूत से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, अभी यूजीसी लागू हुआ था लेकिन अभी उस पर रोक लग गई है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, ये तो 2012 का आदेश था माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि इस पे नियम में बदलाव किए जाएं, इसको और कठोर किया जाए। लेकिन सरकार धीरे धीरे, सरकार का लचीलापन होते होते तमाम हत्याएं हो गई। पायल तड़वी हमारे बीच, डॉक्टर पायल तड़वी हमारे बीच चली गई, रोहित बेंगला चला गया। अभी हाल ही में देखा होगा, एक एम्स का स्टूडेंट था, MBBS का, ट्रेन के आगे कूद कर उसने आत्महत्या कर ली। ये लगातार हो रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कह दी कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए इस पर रोक लगा दी। उसी की सुनवाई भी करी थी, सुनवाई भी नहीं हो पाई, डेट आगे बढ़ा दी गई है। तो मैं, चूंकि मैं अधिवक्ता हूं, कानून के बारे में मैं भी समझता हूं, इस देश में कोई ऐसा कानून नहीं है जिसका दुरुपयोग ना किया जा सके। लेकिन दुरुपयोग कौन लोग करते हैं और कौन कर सकते हैं? जो लोग ताकत में हैं, जो लोग सत्ता में हैं, बिल्कुल, जिसके पास पैसा है, जिसके पास पैसा है। ताकत में चाहे आर्थिक ताकत हो, राजनीतिक ताकत हो, ताकत वाले लोग ही दुरुपयोग कर सकते हैं। और ताकत में कौन लोग हैं? कानून तो गरीबों के लिए बनाया गया ना, मजलूमों के लिए बनाया गया, तो वो लोग दुरुपयोग कैसे कर पाएंगे? जो ताकत में दुरुपयोग तो वो लोग कर पाएंगे। दहेज प्रथा का कानून है, 376 का कानून है, जो दहेज प्रथा का आपने बताया, इसका एक मिनट, इसका दुरुपयोग नहीं होता है। अभी आपने, आपके बगल का जिला है फैजाबाद, कुछ महीने पहले रेप की घटना सामने आई थी, जिसमें एक पार्टी के नेता थे मुस्लिम समाज के, उनका नाम आया, उनका बुलडोजर के द्वारा उनका घर गिरा दिया गया और आज वो बाइज्जत बरी हो गए। तो क्या सरकार उनका घर बनवाएगी? जिन अधिकारियों ने घर गिराया वो माफी मांगेंगे, उनको सजा मिलेगी? तो दुरुपयोग हुआ था ना कानून का। तो क्या दुरुपयोग होने से कानून खत्म कर दिया जाएगा? नहीं। यूजीसी कानून पहले लागू तो हो, आप देखिए, तो अगर तभी तो आपके हाथ ही में रहेगा ना। अगर दुरुपयोग हो रहा होगा तो आप बदलाव कर दीजिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में शायद यूजीसी लागू हो गया है, और अगर यूपी में नहीं लागू होता है तो आप लोग क्या करोगे? यूपी में नहीं लागू होगा तो हमारे पास एक ही रास्ता है, आंदोलन करना। हम आंदोलन करेंगे और किसी भी स्थिति में यूजीसी को लागू करवा के रहेंगे। ओके, आप जो जिस पार्टी से जुड़े हुए हो, बाराबंकी में 5 साल बाद आपको इसका फ्यूचर कैसा लगता है? बाराबंकी में 5 साल बाद नहीं, बाराबंकी में अभी 26 के लास्ट तक पंचायत चुनाव है। पंचायत चुनाव में आपको इसका भविष्य दिखेगा। और बाराबंकी में जितनी भी पार्टियां हैं, सबसे अधिक सीटें आजाद समाज पार्टी की निकलेंगी, जिला पंचायत की, वो आप देखिएगा। और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी है। विधानसभा चुनाव में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अभी मेहनत कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हमारा जल्द अच्छा जाएगा। बिल्कुल। जैसे जो SC/ST के समाज के बच्चे होते हैं, जितना बड़ी कास्ट के बच्चे होते हैं, जितना आगे जा रहे हैं, पॉलिटिक्स में जुड़ रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब पा रहे हैं, SC/ST समाज के बच्चे जो इतना पीछे क्यों रह जा रहे हैं, जबकि उनको आरक्षण का फायदा भी मिलता है? देखिए, आरक्षण का फायदा तब मिलता है जब वो वहां तक पहुंच पाए। आप
क्लास 1 से लेकर 8 तक जब आप पढ़ेंगे, उसके बाद जब जाएंगे तब आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अभी नीचे आरक्षण की जरूरत पड़ती ही नहीं जी। और ये समाज 2500 सालों से इतना दबाया गया है, संसाधन नहीं है समाज के पास जी। उनके माता पिता के पास शिक्षा नहीं है, शिक्षा का अभाव है, तो वो लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं कि आरक्षण लेकर आगे बढ़ पाए। जी। तो इसलिए हमारा समाज अभी पीछे है। मतलब कि जहाँ पे उन्हें आरक्षण का फायदा मिलना होता है वो उस स्थान पर पहुंच नहीं उस पाते। स्थान तक नहीं पहुंचते, और जो उस स्थान तक पहुंचते हैं तो कोई पायल तड़वी बन जाता है, कोई रोहित वेमुला बन जाता है, ये स्थिति होती है। तो हमारे समाज को जिस समाज को 2500 सालों से दबाया गया हो, जिसके हक अधिकार छीने गए हों, तो वो इतना पीछे जा चुका है कि उसको आगे आने में अभी समय लगेगा। और जब तक इस देश का मुखिया अम्बेडकरवादी नहीं होगा, इस संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं करेगा, समता स्वतंत्रता बंधुता बराबर का अधिकार लोगों को नहीं देगा, राजनीतिक क्षेत्र में आर्थिक क्षेत्र में बराबर का बंटवारा नहीं होगा, तब तक यही चलता रहेगा। लेकिन ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने सबके लिए बहुत कुछ किया है, संविधान लिखा और बहुत सारी चीज़ें की। उन्होंने लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें क्या की हैं? देखिए, जब हिंदू कोड बिल लागू होना था जी, तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें यह है कि जितना महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए बाबा साहेब ने किया, बाकी अन्य बहुत सारे महापुरुष हुए, महिलाओं के लिए तो किसी ने नहीं किया। जी। बाबा साहब ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था सिर्फ इसलिए कि हिंदू कोड बिल लागू हो, महिलाओं के अधिकार मिले, उनको बराबरी का अधिकार मिले, उनको उनके क्षेत्र में आरक्षण मिले। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक लाइन कही थी कि मैं किसी समाज की उन्नति उस समाज की महिलाओं के शिक्षा के स्तर से आंकता हूँ, उनकी उन्नति से आंकता हूँ। तो बाबा साहब की ये सोच थी कि जिस समाज की महिला पढ़ लिख जाएगी, जिस समाज की महिला उन्नत कर जाएगी, वो समाज उन्नत कर जाएगा। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए और वो हमेशा से चाहते थे कि महिलाएं पुरुषों के बराबर आए, उनको उनके अधिकार मिले। क्योंकि जिस धर्म की बात आप अभी शुरुआत में कर रहे थे, उस धर्म में महिलाओं को पैर की जूती समझाता था। बिल्कुल। तो वो उस पैर की जूती से निकालकर सर का ताज बनाने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का योगदान है। उनके योगदान से आज महिलाएं सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाती हैं और चलाती हैं। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। लेकिन ये है कि जब SC/ST समाज के लोगों को वोट देने की अनुमति नहीं थी, और वोट देने से पहले और वोट देने के बाद उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हैं? देखिए, जब गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में, 31-32 में, जब हमारे समाज को 2 वोट का अधिकार और प्रथम निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार मिला कम्युनल अवार्ड के तहत, उससे पहले जब हमारे समाज को वोट देने का अधिकार नहीं था तो हमारे समाज की बस्तियों में कोई जाना पसंद नहीं करता था। आज जब वोट का अधिकार है तो लोग हमारे समाज में जाते हैं, पैर पकड़ते हैं, हमारे समाज के घरों में खाना खाते हैं, भले ही खाना अपने घर से लाकर खाते हों, वो दिखावा करते हों, पैर पकड़ते हैं, दादी चाची अम्मा भले ही 5 साल में एक बार हमारी बस्तियों में जाते हैं, लेकिन ये वोट की ताकत है कि आज हमको बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े महलों वाले हमसे पूछने आते हैं। तो ये वोट की ताकत है। हाँ, जब शायद वोट की अनुमति नहीं थी SC/ST समाज को, तब उनको गांव के बाहर घर मिलते थे, और जब अनुमति दे दी गई तभी शायद उनको गांव के अंदर घर बनाने की अनुमति दी गई। गांव के बाहर घर मिलते थे। आज भी हमारे समाज के घर जो है गांव के किनारे हैं, क्योंकि वो पहले से बने, अब उनको तो कोई बदल नहीं सकता। हाँ, अब जो शहरों में घर बन रहे हैं तो वो सब जगह से बन रहे हैं, कोई बाहर कोई अंदर नहीं है, तो वैसा अब नहीं है। ठीक, जो आपके साथ पार्टी में काम कर रहा है, या आपके पार्टी का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करना है बिना आपके पार्टी को ज्वाइन किए, उन सभी लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? अगर ऐसा कोई है जो हमारी पार्टी बिना ज्वाइन किए काम कर रहा है, इसका मतलब वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सच्चा अनुयायी है जी। वो महापुरुषों का सच्चा अनुयायी है, महापुरुषों के सपने को पूरा करने में काम कर रहा है। तो मैं उसको संदेश यही दूंगा कि भाई साहब, आप काम करते रहिए, हमारी मंगल कामनाएं आपके साथ हैं, महापुरुषों का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, ऐसे क्रांतिकारी साथियों को हमारा क्रांतिकारी जय भीम
और इनको अगर कभी हमारी आवश्यकता पड़ती है जी। तो कभी भी याद करें, हम और हमारी पूरी टीम, हमारी भारत एकता मिशन हमेशा इनको लेके खड़ा रहेगा। और ऐसे लोगों की वजह से समाज आगे बढ़ रहा है और एक ना एक दिन हमारे महापुरुषों का सपना पूरा हुआ। बाराबंकी और यूपी या पूरे इंडिया के युवाओं के लिए आप क्या कोई एक संदेश देना चाहोगे? संदेश यही है कि सबसे पहले तो आप अपने महापुरुषों को पढ़िए जी। आप अपने महापुरुषों का योगदान समझ पाएंगे, जान पाएंगे आपके महापुरुषों ने आपके लिए, आपके समाज के लिए क्या किया, तो आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा कि आपको ये करना है। जब हमने पढ़ा, हम खुद इस फील्ड में उतरे और समाज की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं, तो आप अगर महापुरुषों को पढ़ेंगे, महापुरुषों के इतिहास को जानेंगे, तो आप अपने समाज के लिए काम करना चाहेंगे और जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए हमारी मंगल कामनाएं। दूसरा कि हमारे समाज में एक विडंबना रही है कि जो लोग महापुरुषों को नहीं पढ़े, जी। केवल स्कूली ज्ञान प्राप्त करे, अगर किसी नौकरी में, किसी बिजनेस में सफल हो गए जी, तो वो मिठाई लेकर किसी मंदिर में पहुंचते हैं और वो बताते हैं कि फलाने देवी देवता को हमें नौकरी मिली। लेकिन अगर वो अपना इतिहास, अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ लेते जी, तो पता चलता कि आपको पढ़ने का अधिकार कहाँ से मिला, जी, आपको आरक्षण का अधिकार कहाँ से मिला। जी, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जी, हम इस बहुजन समाज की बात करता हूँ, बहुजन समाज के लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं और आरक्षण लेकर नौकरी कर रहे हैं, आरक्षण लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने आरक्षण का उपभोग किया, जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ उठाया, प्रत्येक व्यक्ति हिंदू नहीं है। वो आप पुनः पैक्ट उठाकर देख लीजिएगा। आरक्षण उनको भी दिया गया जो अछूत थे, जो हिंदू नहीं थे, जो नॉन हिंदू थे, उनको आरक्षण दिया गया, वो चाहे एससी समाज हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो। कम्युनल अवार्ड के तहत जो आपको 2 वोट का अधिकार मिला, वो विडंबना रही इस देश में, कुछ लोगों की बात हजम नहीं हुई, तो पूना पैक्ट के तहत वो 2 वोट का अधिकार छीना गया जी। और वहां से आपको आरक्षण का अधिकार मिला। तो जो लोग कहते हैं कि आरक्षण वीक है, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं, आप हमारा 2 वोट का अधिकार हमें वापस कर दीजिए, हम आरक्षण नहीं लेंगे। और अपने समाज के लिए एक संदेश ये है कि अगर आपने, आपके परिवार में किसी ने आरक्षण का लाभ लिया है तो आप अपने आप को हिंदू कहना बंद कर दीजिए, या आप पहले पुनः पैक्ट उठाकर पढ़िए, गोल में समय उठाकर पढ़िए, अपने महापुरुषों का योगदान पढ़िए, महापुरुषों का बलिदान पढ़िए, आपको समझ में आएगा। आपके महापुरुषों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 4 बच्चे क्यों कुर्बान हो गए। जब वो लंदन जा रहे थे गोल में सम्मेलन में, उनका सबसे प्रिय बेटा राजरत्न खत्म हो गया था, उसका अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, वो सिर्फ इसलिए कि आपको अधिकार मिल सके। तो अगर आपने अधिकार लिया है, आपको अधिकार मिल रहे हैं, तो आप उसका फर्ज निभाइए। बाबा साहब ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी करिए। आप अगर कमाते हैं तो अपनी कमाई का, नहीं कमाते हैं तो अपना समय इस समाज को आगे बढ़ाने में योगदान करिए। इस यही मंगल कामना है आपके साथ और इस पूरे बहुजन समाज के साथ कि आप आगे बढ़ें और समाज को आगे बढ़ाने में काम करें। अगर बीएसपी आपको ऑफर दे जी, उनकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए और कोई अच्छा पद दे, जी, क्या करोगे? ये 2023 में मुझे ऑफर मिल चुका है। अच्छा कि आपको मंडल पर कोई पद हम दे देंगे जी। मैं किसी पद या किसी बड़े ओहदे के लालच में काम नहीं कर रहा हूँ जी। मैं इस समाज को आगे बढ़ाने में, अम्बेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कार्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ और उसी पे काम करता रहूँगा। अगर ये पार्टी अपने मिशन से भटकी ना होती तो शायद मैं आज उस पार्टी में काम कर रहा होता। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये पार्टी अपने मिशन से भटक गई है तो उस पार्टी में मैं शामिल नहीं हो सकता। और ये जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, विचारधारा से समझौता नहीं करते हैं और विचारधारा से साथ हमेशा काम करते रहेंगे। अभी 15 मार्च को सबसे बड़ी खबर, मतलब जो चीज़ें हैं, 15 मार्च को चंद्रशेखर रावत जी आने के लिए यहाँ बोले बाराबंकी में। जी। मेन अभिनव सिंह ने जो करनी सेना के हैं कुछ, उन्होंने धमकी दी जी। उसके पीछे का क्या सिस्टम, ये क्या मतलब, क्यों इन्होंने ऐसा कुछ किया या वीडियो बना के डाला इन्होंने? पूरे देश में जब कोई बड़ा नेता उभरता है, आपने देखा होगा जी, टाइम्स ऑफ इंडिया में, मैगजीन में, पूरे विश्व में
100 लोगों में उभरता हुआ नाम एक अगर देश से, इंडिया से आया तो चंद्रशेखर भाई का आया। जी। तो लोगों का मानना यह है, लोग ये सोचते हैं कि जो बड़ा नाम हो, जो बड़ा चेहरा हो, उसका नाम से, उसके नाम से अपने नाम को जोड़ दो तो हम फेमस हो जाएंगे। तो बस चंद्रशेखर भाई के नाम से अपने नाम को जोड़ने के लिए उसने ये धमकी दी। और आप उसका रिजल्ट देखिए। शायद इससे पहले आप अभिनव सिंह को नहीं जानते रहे होंगे। बिल्कुल नहीं जानते थे ना। अब उसने अपना नाम चंद्रशेखर भाई के नाम से जोड़ दिया तो आप जानने लगे। तो वो यही चाहता था कि हम फेमस हो जाएं, और वो फेमस हो गया। इससे आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? नहीं, ऐसे लोग मेरा ना प्रॉफिट कर सकते हैं ना लॉस कर सकते हैं जी। इधर धमकियों से हम लोग डरते नहीं हैं। और हमारे समाज के लोग इस धमकी को सुनकर, जो लोग नहीं भी आने वाले थे वो आए। हाँ, ये चंद्रशेखर राव जी ने बोला था। हाँ, जो लोग नहीं भी आने वाले थे वो इसलिए आए कि हम देखें तो कौन माइक लाल है जो हमारे भाई के ऊपर आंख उठा सकता है, लेकिन कोई दिखा ही नहीं। तो ये है, देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज ही गलत होता है जी। बस वहाँ के कुछ लोग गलत हैं। तो जो करणी सेना में जिन लोगों ने इनको निकाला है वो गलत सोच के नहीं है, वो जानते हैं किसने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए उसको निकाल दिया गया। ठीक है, लेकिन उन्होंने धमकी दी, लेकिन जब चीजें हुई वहाँ पर चंद्रशेखर राव जी आए जी, तब उनकी कोई प्रतिक्रिया कहीं भी नजर नहीं आई। कुछ नहीं दिखा। वो आपने कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो ये लोग भी कुछ नहीं कर पाए। तो रात में हमारी जहाँ होल्डिंग लगी थी, जहाँ कोई नहीं है, होल्डिंग रोडों पे लगी होती है जी। तो हमारी होल्डिंग कराने का काम किया। अगर इनके अंदर इतनी दम थी, अपने आप को छतरी बताते हैं जी, तो सामने आते, बिल्कुल सामने होल्डिंग जलाते तो हम देख बताते भी क्या है। ठीक है, जो आप लोगों ने व्यवस्था कर रखी थी जी। आज तक शायद बाराबंकी में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। जो लाठी डंडे वाला ये आइडिया किसका था? नहीं, लाठी डंडे वाला आइडिया क्या, भीम आर्मी जब से बनी है, जी। भीम आर्मी का झंडा और भीम आर्मी का डंडा जी। तब से मजबूत है, क्योंकि भीम आर्मी का उदय भी आंदोलन से हुआ था। जी। तो भीम आर्मी का डंडा और झंडा बहुत मजबूत है। वो चाहे अभिनव सिंह हो, चाहे और कोई भी सामने आ जाए, हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। हम पहले बार नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया तो हम छोड़ने वाले नहीं। हमारा इतिहास उठाकर देख लीजिए, वो चाहे भीमा कोरेगांव हो, जी। चाहे 87 या 86 की बात है, सूरतगंज की एक घटना है। इन्हीं के समाज के लोगों ने हमारे समाज के लोगों से जबरदस्ती जानवर मरा हुआ जानवर उठाने के लिए धमकी दिया, उठवाया। और जब समय आया तो हमारे लोगों ने उनकी माँ को उठा लाए कि हम, जब उनकी माँ का देहांत हुआ तो उनकी माँ को भी उठा लाए कि हम अगर तुम्हारे घर के जानवर का चमड़ा छील सकते हैं तो तुम्हारे घर के महिलाओं का, पुरुषों का भी चमड़ा छीलेंगे। तो ये वो लोग हैं, अगर अपने पे आ गए तो किसी को छोड़ने वाले नहीं। हम अपने गांव की बात बता दूं, हमारे गांव में, गांव के बगल में एक गांव है, अब नाम नहीं लूंगा क्योंकि बेइज्जती होगी किसी की, मैं किसी की इज्जत से नहीं खेलना चाहता। वो हमारे गांव में आए थे किसी फैसले में। वो इतने अपने आप को इतना दबंग मानते थे कि उनके दरवाजे से कोई भी निकलता था तो वो अपनी चप्पल पहनकर नहीं निकल सकता था, चप्पल हाथ में लेकर। मतलब वो सरवर समाज से? हाँ, सरवर समाज से थे। अगर साइकिल से कोई जा रहा है तो उतर कर उनके दरवाजे से जाता था। लेकिन ये बहुजन समाज के लोग जब हमारे गांव में आए, अपने घोड़े से आए थे, आप पता करा लीजिएगा, तो उनको अपनी चप्पल अपने सर पर रखकर गुजरना पड़ा। ये वो बहुजन समाज है। ये हमारे गांव की घटना, कहीं बाहर की नहीं, आप पता कराइएगा। और ये अभी 97-98 की बात है। ठीक है, थैंक यू सर, आपका इतना बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तो मंगल कामनाएं। सभी देशवासियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।